अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 7B। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन और ऑसिलेशंस पढ़ लिए था। ओके, और उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल कोट की थी जो कि हमारे पास बुक के अंदर थी, और वो हमारे पास स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच था और उसकी हमने बताया था कि किस तरह से उसके अंदर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल पेंडुलम हम लोगों ने किया था चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में जब मैंने वाइब्रेटरी मोशन आप लोगों को पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल भी बताई थी। ठीक है, अब हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। पेज नंबर 226 पर है। ठीक है, तो अब आप लोग अपनी अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 226 पे आ जाए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो एग्जांपल यहाँ पर है वही वाली एग्जांपल एग्जैक्टली सेम जो हम लोगों ने पहले की है, लास्ट वाले लेक्चर में की है, कि एक स्प्रिंग के साथ हम एक मास को अटैच कर देंगे और उसके बाद जब उसको हम स्ट्रेच करेंगे स्प्रिंग को, सही है, एक उसके बाद हम उसमें देखेंगे किस तरह से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। वही वाली एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ होती है। ओके, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑसिलेटरी फिनोमिना कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम SHM भी बोलते हैं। ओके, अब इस फिगर को देखते हैं, एग्जैक्टली सेम फिगर है, सिर्फ और सिर्फ मास में डिफरेंस ये आ गया है कि हम लोगों ने लास्ट वाली जो एग्जांपल थी उसके अंदर मास जो है वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया था। कोई सी भी बॉडी जो थी वो हमारे पास क्या थी, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास जो है बॉडी कैसी है, एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, दोनों में हमारे पास क्या है, स्प्रिंग्स थे, यानी हमने उस बॉडी को किससे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस किया था जो कि फ्रिक्शनलेस होगी, ताकि फ्रिक्शन जो है इसके अंदर प्रोड्यूस होगी लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम स्प्रिंग से अटैच करेंगे और उसके बाद हम इसकी मोशन को देखेंगे कि इसके अंदर कैसे मोशन प्रोड्यूस होती है। ओके, फिगर 12.3 shows a block at rest in its equilibrium position on a frictionless surface। सबसे पहले फिगर ए देख लेते हैं, पेज नंबर 227 पर फिगर 12.3 ए। अब आप लोग देख लीजिए, मैं आपको बुक में दिखा रही हूँ ये वाली फिगर। ठीक है, इस वाली फिगर के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये देखें, ये वाले स्प्रिंग है, स्प्रिंग की वाइंडिंग्स ओपन नज़र नहीं आ रही हैं आप लोग को। ठीक है, और इसके साथ एक मास अटैच्ड है। यहाँ पे स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं हुआ हुआ, इसलिए इसकी वाइंडिंग्स जो है वो ओपन नहीं हुई हुई। ये अपनी कौन सी पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। If we apply an external force to displace the block to the right, there will be a restoring force F exerted on the block by the spring, and this force is directed to the left। जब हम इस मास के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसको राइट साइड के ऊपर पुल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। वो किस तरफ लेके आना चाहेगी, उस ब्लॉक को वापस लेफ्ट साइड पर लेके आना चाहेगी। ठीक है, किस साइड पर लाना चाहेगी, लेफ्ट साइड पर लेके आना चाहेगी। लाइक यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँ फिगर, ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इधर यहाँ पे स्प्रिंग के थ्रू एक हमने बॉडी मास एम की अटैच कर दी, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अगर मैं इसको राइट साइड के ऊपर पुल करती हूँ तो यहाँ पे आप देखें स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगा। अब ये क्या करेगा, स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स होगी जो कि इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाना चाहेगी। ओके, we assume that the maximum displacement of the block by the amount x naught has not carried the spring beyond the range of validity of Hooke's law। अच्छा, आप लोगों को हुक्स लॉ याद होना चाहिए। हुक्स लॉ हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमारे पास क्या था, जितनी आप लोगों के पास इलास्टिसिटी होती है किसी भी बॉडी की, मैक्सिमम लिमिट तक किसी भी बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी होती है, वो वहाँ तक स्ट्रेच होता है। ठीक है, अदरवाइज उससे ज़्यादा अगर आप लोग उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और अगर आप लोग के पास विद इन इलास्टिसिटी हुक्स लॉ के ऊपर अप्लाई होता है, यानी जितना ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो विद इन हुक्स लॉ हम इसको अप्लाई करेंगे, यानी हम इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर देंगे कि ये टूट जाए। तो हुक्स लॉ के अंदर रहते हुए जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, यानी मास को किस साइड पर लेके जाते हैं, राइट साइड पर लेके जाएंगे।
then we can write the relationship between the force and the displacement in the standard form of Hooke's law. But in the discussion of SHM, we are usually interested in the restoring force. लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमें हुक्स लॉ से ज़्यादा किस में ज़्यादा देखना है, हमें रीस्टोरिंग फोर्स देखनी है. कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की रीस्टोरिंग फोर्स की. हुक्स लॉ तो हम चैप्टर 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके थे और इसकी एग्जाम्पल भी आप लोग कर चुके थे. ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? We are usually interested in the restoring force, not the applied forces. Therefore, to emphasize that the direction of displacement x is opposite to that of restoring force, we write Hooke's law with a negative sign. हमारे पास Hooke's law क्या था? हम इसको नेगेटिव साइन के साथ क्यों लिखते हैं? यहाँ पे ये x है जो कि मैंने ऐसे लिख दिया है. ओके, नेगेटिव साइन के साथ क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये देखें, इसको हम लोग किस डायरेक्शन में पुल कर रहे होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं. ठीक है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं. किसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है? रीस्टोरिंग फोर्स की. अभी मैंने स्टार्टिंग में जब ये टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया रीस्टोरिंग फोर्स जो है इसको लेफ्ट साइड मूव करवाना चाहिए, और आप लोग जो इसको डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहे हैं वो किस साइड पे करवा रहे हैं? राइट साइड पे. तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है, तो इसी वो अपोजिट है. तो इसी वजह से हमारे पास हुक्स लॉ के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी? माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है, हुक्स लॉ हम किसके साथ लिखेंगे? माइनस साइन के साथ लिखेंगे. इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया. 12.1 को कट करके इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिएगा. वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूजुअली रेफर्ड टू एज अ स्प्रिंग कांस्टेंट. ये क्या है हमारे पास? अगर मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. अगर ये इस तरह से नहीं होता, इससे पहले वाले स्टेप्स क्या होते हैं? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स होता, माइनस एक्स होता, और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है जो कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता. ठीक है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स और ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, दोनों किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है, अच्छा, when the extension is to left of the equilibrium position, the restoring force acts towards the right. That is, F has positive value where X is negative value. ठीक है, अगर हमारे पास एक्सटेंशन जो होती वो किस डायरेक्शन में होती? लेफ्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन के लेफ्ट साइड पर होती. तो रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होती? राइट में होती है. दोनों एक दूसरे के होती हैं, अपोजिट होती हैं. तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और एक्स की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है. वी नो फ्रॉम Newton's equation of motion that the net force on an object must equal to the product of its mass and its acceleration. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स किसकी इक्वल होती है? एम ए के इक्वल होती है. मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होती है. इसके बाद हम लिख सकते हैं सिंस एफ इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो एम ए की वैल्यू मैं एफ की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. ठीक है, एम ए की वैल्यू में एफ की वैल्यू एम ए कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ? इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स. ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकालूं तो क्या निकल के आएगी? ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पर एम और ए आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जब एम को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, एम क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. अब आप मुझे ये बता सकते हैं इसमें से देख के, इसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं, कुछ चीज़ें कांस्टेंट है. क्या क्या कांस्टेंट है? डिस्प्लेसमेंट तो आपको कांस्टेंट नहीं कर सकते ना. आप डिस्प्लेसमेंट तो आपके अपने ऊपर है, आप जितनी बार डिस्प्लेस करेंगे हो सकता है हर बार आप उसकी वैल्यू को चेंज कर दें. के स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट ही रहेगा. किसी भी बॉडी का मास चेंज नहीं होता है तो वो भी क्या है? कांस्टेंट है. तो हमारे पास के अपॉन एम यहाँ पर क्या चीज़ आ गई है? कांस्टेंट आ गया. This is the basic equation of motion for an object undergoing simple harmonic motion. Since k and m both are constant, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? k and m both are constant, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a is equals to minus constant टू एक्स. अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, ठीक है,
कांस्टेंट अगर है यहाँ पे इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल कर दूं ए और एक्स को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। This type of oscillatory motion, which is characterized by the fact that it has an acceleration proportional to its displacement, and the acceleration is always directed towards the equilibrium position. और acceleration हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, towards the equilibrium position, which is indicated by the negative sign. सही है, किस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है कि एक्सीलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। द ऑसिलेटरी पार्टिकल इज देन कॉल्ड अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई मसला समझ आया? सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या था, हमने सबसे पहले एक एग्जांपल कोट की। यहाँ पर एग्जांपल क्या थी, हमने एक स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच कर दिया और फिर हम लोगों ने उसको स्ट्रेच किया। ठीक है, राइट साइड के ऊपर जब उसको पुल करेंगे एक बॉडी को, तो हमारे पास स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। जब स्ट्रेच हो रहा है, हमने राइट साइड पे उसको पुल कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एक रीस्टोरिंग फोर्स है जो कि स्प्रिंग के अंदर जनरेट हो रही है, वो उसको किस साइड पर लेके आएगी, लेफ्ट साइड पर लेके आएगी। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इस पे हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है क्योंकि विद इन इलास्टिसिटी रहते हुए ये सारा काम हो रहा होगा। तो हुक्स लॉ जो है यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, फोर्स और एक्स क्या है, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया। फिर हमने ये बताया कि एफ जो है वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एम ए होता है। एफ की जगह पे हमने एम ए सब्सटीट्यूट किया और वहाँ से ए की जब हमने वैल्यू निकाली है तो ए हमारे पास ये आया जिसमें के और एम जो है वो कांस्टेंट है, हमने यहाँ कांस्टेंट लिखा और ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन जो अभी हमने यहाँ पर एंड में आई है हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे और ये जो आप लोग के पास पूरी डेरिवेशन है, इसको पूरी डेरिवेशन को करेंगे और इसके साथ साथ इसकी फिगर भी बनाएंगे। ठीक है, फिगर 12.3 ए और बी दोनों बनेंगे। सही है, इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो कि हैं वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। ये मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ लेकिन आप लोग इसको लिखेंगे अभी नहीं। क्यों? क्योंकि आगे हमारे पास जब हम वेव्स पढ़ेंगे तब भी यही वाली टर्म्स दोबारा आएंगी, तो फिर मैं आप लोगों को मर्ज करके और फिर एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगी। ठीक है, सिर्फ समझा देती हूँ कि वाइब्रेशन और टाइम पीरियड्स वगैरह क्या होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास वाइब्रेशन। A vibration means one complete round trip of the body। क्या चीज़ होगी वाइब्रेशन? या तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको वाइब्रेशन समझाती हूँ। ये अगर पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम है, मैं इसकी एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पर आप लोग मार्क, मैं इसको लेके जाती हूँ। सबसे पहले हम ये करें, पेंडुलम लें। पेंडुलम को किस तरह से करें, एक थ्रेड लें, उसके साथ कोई भी एक सर्कल यानी एक बॉब जो है वो अटैच कर दिया जाए। मैंने इसकी मीन पोजीशन मार्क कर ली। ये एक प्रैक्टिकल भी होगा जो हम अपने करेंगे। ठीक है, स्केल रखा, स्केल से मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास मीन पोजीशन है 50 cm के ऊपर है। अब मैं यहाँ से 10 cm इधर लेके जाऊँ और 10 cm इधर मार्क कर लूँ। यहाँ से 10 cm ले लूँ और यहाँ से मैं 10 cm मार्क कर लूँ। ठीक है, अब मैं सिर्फ 10 cm तक लेके जाऊंगी और विदाउट एनी फोर्स, हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे इसके ऊपर और इसको एज इट इज छोड़ देंगे यहाँ पे ले जाके। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे जितना यहाँ पे ये 10 cm जा रहा है, यहाँ से मूव होता हुआ ये यहाँ पे भी 10 cm जाएगा। ठीक है, और फिर जब ये यहाँ से आएगा यहाँ पर और इसके बाद जब वापस अपनी इस जगह पे आएगा तो हम बोलेंगे कंप्लीट वाइब्रेशन है। एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होगी, जब यहाँ से इसने मूवमेंट स्टार्ट की, अपनी मेन पोजीशन से होते हुए यहाँ गया और फिर वापस अपनी इस पोजीशन पे आगे जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट वाइब्रेशन हो गई है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वन कंप्लीट वाइब्रेशन बोलेंगे। अच्छा, अगर हम वाइब्रेशन की एग्जांपल इन्होंने कौन सी वाली दी है, इन्होंने बोला है कि हम फिगर 12.2 के अंदर देख लें। 12.2 फिगर है
ठीक है, पेज नंबर 226 पर इसकी फिगर देखते हैं. इट इज़ द मोशन ऑफ मास m फ्रॉम ए बैक टू ए, और फ्रॉम ए बैक टू ए डैश, और फ्रॉम ओ टू ए डैश एंड बैक टू ओ एंड ओ ए डैश. यानी हमारे पास ये फिगर है, सही है. यहाँ से आपने इसको यहाँ पर लेके गए, आ रहे नज़र, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक आपने इसको पुल किया था, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ थी इसकी, इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने इसको लेके गए, यहाँ से ये यहाँ पर आएगा, और फिर उसके बाद ये जब वापस यहाँ पर आएगा तो हम बोलेंगे एक कंप्लीट वाइब्रेशन है. ठीक है क्लास. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है? कंप्लीट करने में, वन वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है. यानी इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. टाइम पीरियड को हम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स में मेजर करते हैं. ओके. थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल होता है टाइम का. सबसे पहला तो यही हो गया कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं. रेसिप्रोकल का क्या मतलब हो गया? दोनों ऐसे होते हैं. यानी टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हो गया, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है. ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूटेड बाय अ ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड. यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड के अंदर जितनी प्रोड्यूस होनी होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. इट्स एसआई यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन वाइब्रेशंस पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी क्या है? पर सेकेंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस या जितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है. तो अगर मैं इसका यूनिट देखूं तो क्या हो जाएंगी? वाइब्रेशन पर सेकेंड या साइकिल्स पर सेकेंड, और इसको हम किसके इक्वल लेते हैं? हर्ट्ज. HERTZ. हर्ट्ज जो है हमारे पास किसका यूनिट होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है. द फ्रीक्वेंसी f एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट दैट इंस्टेंट. ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी अभी कर ली है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर आपने उसको मूव करवाया है तो वो उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा. Last one is amplitude. It is the maximum displacement of the body on either side of its equilibrium position. यानी equilibrium position से जो maximum displacement होता है किसी भी साइड पर वो हम क्या बोलते हैं? amplitude बोलते हैं. अगर हम फिगर 12.2 देखें, x naught is the amplitude as it is the maximum displacement on either side of its equilibrium position. equilibrium position O position थी, उससे ये फिगर देख लेते हैं हम. यहाँ नज़र आ रही है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस साइड पर जाएं, ये भी एक्स नॉट है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस साइड पर जाएं तो ये भी क्या है? हमारे पास एक्स नॉट है. ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है. वी हैव ऑब्जर्व दैट अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट from the equilibrium position and is always directed towards the equilibrium position. टाइम पीरियड अगर हमें निकालना हो, अगर कोई मास अटैच है स्प्रिंग के साथ तो उसका टाइम पीरियड हमारे पास निकालने का फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू 2 पाई √m/k. ठीक है. और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं. इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी को निकालें तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकल के आएगी? रेसिप्रोकल कर दें, 1/2 पाई हो जाएगा. ठीक है. और अंडर रूट में भी क्या हो जाएगा? K/m हो जाएगा. ओके क्लास, समझ आ गया? अच्छा, आखिर में क्या है? वेयर m इज द मास अटैच टू द स्प्रिंग एंड k रिप्रेजेंट्स द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 1 मीटर एंड देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर. k हमारे पास क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है. ठीक है. और अगर मैं इसका यूनिट निकालूं तो हमारे पास इसका यूनिट क्या निकल के आएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट का F/x हो जाएगा. ये F क्या है?
फोर्स है और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो के का अगर मैं यूनिट निकालूं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट का न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग को करना क्या है, आप लोग को सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखनी है और डेरिवेशन लिखनी है। और इसके अलावा जो मैंने 5 टर्म्स हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इनको अभी नहीं लिखिएगा, मैं बाद में बताऊंगी कि कब लिखना है। ओके क्लास, थैंक यू।